अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक सुपर सोल्जर, हमारे एक रेयर एडमिरल, जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं नेवी के बारे में। जो नेवी के बारे में बहुत कुछ आज हमें बताने जा रहे हैं। हमने लास्ट एपिसोड में बहुत कुछ डिस्कस किया कि नेवी कैसे काम करती है, हमारी हमारी नेवी किस हद तक स्ट्रांग है, हमारे पास सबमरीन्स हैं, हमारे पास वॉरशिप्स हैं, तो किस तरह से ये तमाम जो जिसे कहते हैं ना कि ये फोर्स हमारी जो है पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रही है। अब हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने इस नेक्स्ट एपिसोड के लिए जो चुना है वो ये है कि लास्ट जो वॉर हुई पाकिस्तान और इंडिया की, इंडिया ने अटैक नहीं किया। उस अटैक करने के पीछे, ना करने के पीछे रीजन क्या थी? आया कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी उनकी, या उनके इसके अलावा भी कुछ वजूहात थी? और इसके अलावा हम ये पूछेंगे इनसे कि हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी है, हमारे मिसाइल कितने ताकतवर हैं नेवी के। हम ये पूछेंगे हम इंडिया को कहां तक हिट कर सकते हैं। अगर इंडिया ने कभी ये फ्रंट खोला या बॉर्डर खोला तो हम इंडिया का क्या हशर कर सकते हैं, उस जंग का नतीजा क्या होगा अगर इस साइड पे कोई जंग आती है। तो हम वेलकम कहते हैं सर दोबारा आपको शो में। थैंक यू। तो सर वही स्ट्रेट क्वेश्चन कि ये लास्ट टाइम जो इन्होंने अटैक इनके ना करने की वजह क्या, धमकी थी लेकिन अटैक नहीं किया, रीजन क्या थी? देखिए, एक तो रीज़न ये थी कि वो 400 से 500 मील पे फिरते रहे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके, लेकिन वो 1 इंच आगे नहीं बढ़े। आ सकते थे वो आगे, लेकिन उनको ये पता था कि बीच में पाकिस्तान नेवी तैयार खड़ी हुई है ठीक है। और निशाने लेके खड़ी हुई थी कि द मोमेंट दे मूव अहेड, इधर से अटैक शुरू हो जाना था मतलब पाकिस्तान नेवी की तरफ हमारी से। नेवी ने निशाने लिए हुए थे उनकी तमाम वॉरशिप्स जी के, बिल्कुल विक्रांत तैयार, विक्रांत बिल्कुल थे। के। नेवी और एयरफोर्स दोनों तैयार थे अच्छा। कि द ठीक मोमेंट इनकी मूवमेंट आगे होती है, चलती है, तो है। इनको अटैक किया जाएगा। देखिए, नेवी समंदर की जंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने दुश्मन को कितना जल्दी ढूंढ लेते हैं, हम्म। क्योंकि समंदर तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा। और कोई लैंडमार्क्स भी नहीं होते। हम्म। तो समंदर में सबसे बड़ा काम ये होता है कि आप अपने एनिमी को, एडवर्सरी को कितना जल्दी ढूंढ लेते हैं। हम्म। 22 अप्रैल के बाद से हमें एग्जैक्टली पता था कि इंडियन नेवी किधर जा रही है, क्या कर रही है, कहाँ फिर रही है, हम्म। वापस जा रहे हैं, शिप्स आ रहे हैं, कहाँ पे लॉइटर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नेवी मॉनिटर कर रही थी। ओके। तो हमने जब ढूंढ लिया था, हम्म। तो फिर हम उनको रोक भी सकते थे, अटैक भी कर सकते थे। फिर तो सर वो सिटिंग डक्स थे फिर तो वे आपके लिए। सिटिंग डक्स थे। हम्म। इस टेंशन पीरियड के दौरान अगर हम्म। आपको याद हो तो उनका एक एयरक्राफ्ट भी आया था सर्वेलेंस के हाँ लिए, जी, उसकी एयर फुटेज भी आई टाइम। थी हमारे पास, जी, बिल्कुल। हम्म। तो उसको भी नेवी ने ट्रैक कर लिया, मॉनिटर कर लिया और उसको वापस जाने पे मजबूर कर दिया, हालांकि हम्म। उसको भी गिराया जा सकता था। ठीक है। तो इंडियन नेवी हर वक्त हमारे निशाने पे थी हम्म। और हमें पता था कि क्या मूवमेंट कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अब ये जो मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया ही शायद बात, कि जब भी 6-7 का मार्का हुआ या 10 तारीख का हुआ, हम्म। तो वो अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस ले गए कोस्ट की तरफ और वहाँ से उसको मेन लैंड से एयर कवर दिया। ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चला? हम्म। हम देख रहे थे देख मूवमेंट। रहे थे, बिल्कुल। तो इस एक तो चीज़ ये थी सर कि वैसे उनको, बड़ी गलत बात नहीं है, मतलब आप उनकी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास है, मॉनिटर कर रहे हैं, वो बेचारे लड़ेंगे कैसे फिर? बस ये इसीलिए तो वो नहीं लड़े। एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये है कि देखिए, समंदर पे जो भी जंग होती है ना, जब वो जंग स्टार्ट होती है तो उसके फ़ौरन बाद वो इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट हो कन्वर्ट जाती है। होती है। कैसे कन्वर्ट हो जाती है? कि हमारी और इंडिया दोनों की 90% से ज़्यादा ट्रेड सी बॉर्न है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पोर्ट्स बिल्कुल पास पास हैं। तो फ़र्ज़ करें वो हमारे किसी पोर्ट पे अटैक करते, जिस तरह से वो ऐलान कर रहे थे कि जी कराची पोर्ट पे अटैक कर दिया है। वो तो हम्म। खैर लाहौर पे भी पोर्ट ले गए थे, हम्म। लेकिन वो कह रहे थे कराची पोर्ट पे अटैक कर दिया है। हम्म। तो वो कराची पोर्ट पे अटैक कर देते। हम्म। उनको नहीं पता कि उनका कराची से 5 गुना ज़्यादा बड़ा पोर्ट कॉम्प्लेक्स हम्म। कांडला पे हम्म। बिल्कुल साथ मौजूद है पाकिस्तान के। ठीक है। और हमारे पास जो मिसाइल्स हैं, हम्म। उनसे हमें शायद सी में भी जाने की ज़रूरत ना पड़ती, हम कराची के अंदर से खड़े होके उनको मिसाइल मारते तो वो कांडला पोर्ट कॉम्प्लेक्स तबाह हो जाता, हम्म। जो कि 5 गुना बड़ा है कराची पोर्ट कॉम्प्लेक्स से। सही। तो किसका नुकसान ज़्यादा होना था? सारी बात इंडिया उनका। का। फिर वो हमारे शिप को टारगेट करते, जो कि कार्गो शिप्स होते हैं उनको हम्म। टारगेट करते। हम्म। तो इंडिया की भी तो सारी ट्रेड पर्शियन गल्फ से ही निकल रही है ना, ज़्यादातर ट्रेड तेल और सब बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे लिए तो बहुत आसान है, अल्लाह ताला ने तो हमें इतनी अच्छी ज्योग्राफी दी है हम्म। कि हम पर्शियन गल्फ के बिल्कुल साथ हैं। हम्म। हमारे तो जहाज़ वहाँ से निकलते हैं और फ़ौरन ही पाकिस्तानी पानियों में आ जाते हैं। ठीक है। उनके जहाज़ को तो निकल के पूरा बहरा अरब क्रॉस करके इंडिया की तरफ जाना पड़ता है। तो हमारे पास तो बहुत टाइम और एरिया है जहाँ पे हम उनको अटैक करके मार सकते थे। ठीक है। तो
उसमें फिर नुकसान उनका ज़्यादा होना था। फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है, इसमें जो न्यूट्रल शिप्स होते हैं उन वो भी अपना सरचार्ज बढ़ा देते हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो जाती है, वो यहाँ से फिर डाइवर्जन्स करते हैं, ठीक है। तो टाइम भी बढ़ जाता है, पैसा भी बढ़ जाता है। तो जो मुल्क इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं शामिल, उनको भी नुकसान होना शुरू हो जाता है। आप देखें कि गज़ा में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो उसकी असरात रेड सी में आ रहे थे, जहाँ पे हुतीज अटैक कर रहे थे। तो उसकी वजह से बहुत सारी शिपिंग को ये अफ्रीका के नीचे से आना पड़ रहा था। ठीक है, ये अभी यहाँ हो जाता तो ये तो स्केल बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा हो ट्रेड जाता रूट है मुतासर हो जाते जी। सर। ट्रेड, फिर गलती का इस्तेमाल भी तो होता है हम्म कि आप पाकिस्तानी शिप को मार रहे हैं, गलती से आपने किसी न्यूट्रल शिप को मार दिया, तो उस कंट्री का नुकसान हो गया, वो आपके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। तो फिर ये एक डोमिनो इफेक्ट है, ठीक है। और ये एक इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट हो जाती है बहुत, ये फिर अनकंट्रोलेबल रह जाती है। और इसमें ना सिर्फ वो मुल्क जो कि समंदर के साथ हैं, जिनको लिटोरल्स कहते हैं, बल्कि वो मुल्क जो कि लैंड लॉक हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी तो ट्रेड यहीं से जा रही है, बिल्कुल। सी से जा रही है और फिर मुल्कों से होती हुई उनके पास जा रही है। तो वो तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे अफेक्ट होती है। अभी जैसे ईरान ने धमकी दी थी कि हम रूट बंद कर देंगे, तो अमेरिका को उसी वक्त घुटनों पे आना पड़ गया। जी जी, तो मुझ पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए कि भाई अगर इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया तो ये तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, उसको वो इफेक्ट करेगी। तो जो बहरी जंग होती है उसका बेसिकली एक ये खासा है कि वो इकोनॉमिक वॉर में बड़ी जल्दी तब्दील हो जल्दी जाती है। कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो हमला नहीं कर पाए, इसकी वाहिद रीज़न जो मुझे अभी तक सर समझ आ रही है वो ये है कि उन्हें पता था कि जवाब बहुत गंदा आएगा आगे से, और हो सकता है कि उनकी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, इसलिए सिर्फ गिदड़ बकियां थी, ये कोई रियल थ्रेट नहीं था। देखें, अभी वो जब से ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है और अब अगली दफ़ा हम समंदर के रास्ते अटैक करेंगे, तो ये एक थोड़ा सा मुझे मुज़ीक़ा ख़ेज़ बयान लगता है। वो इसलिए है कि देखें, जिस समंदर का फ्रंट खोलने की तो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत थी जिस टाइम पे उनकी फ़ज़ा में और ज़मीन पे पिटाई हो रही थी। ठीक है। तो उन लॉसेस को मेकअप करने के लिए अगर वो समझते थे कि उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग है और वो समंदर पे फ्रंट खोल सकते थे, तो उनको उस वक्त खोलना चाहिए था। उन्होंने उस वक्त नहीं खोला जिस वक्त उसकी ज़रूरत थी। अब वो कहते हैं कि हम समंदर का फ्रंट खोलेंगे जब आगे वाले वैसे ही तैयार जब आगे वाले वैसे ही तैयार हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे मज़ीक़ा ख़ेज़ लगता है। ये शायद इसलिए वो कहते हैं कि एक तो समंदर का फ्रंट खुला नहीं, पर्दा रह गया, तो इसलिए अब वो ये कह सकते हैं कि हम समंदर का फ्रंट खोलेंगे, हम आते तो ये कर देते, हम आते तो तो वो ये कर करते, देते। वो ठीक करते। है। तो ये भी एक जवाज़ है उनके पास। ठीक है। अब मुझे बताइएगा सर, अगर ये वाकई कोई ऐसी हरकत करते हैं, मतलब फिल वक्त या कुछ अरसे के बाद, तो पाकिस्तान का जवाब क्या होगा? पाकिस्तान की नेवी आपने कमांड किया है, आपको कितनी स्ट्रांग नज़र आती है, और इंडियन नेवी का हम क्या असर करेंगे? देखें, एक आम मुगालता ये है कि इंडियन नेवी का साइज़ पाकिस्तान नेवी से बहुत बड़ा है, 5-6 गुना बड़ी है वो। तो इसलिए इंडियन नेवी आएगी और पाकिस्तान नेवी को खा जाएगी, और जो दिल चाहेगा वो पाकिस्तान की कोस्ट पे कर देगी। नेवीज़ का मुकाबला या तकाबली जायज़ा, शायद मैंने पहले भी बात की हो, कभी भी आप स्ट्रेंथ पे या नंबर्स पे नहीं करते, कैपेबिलिटी पे करते हैं। तो इंडियन नेवी की और हमारी कैपेबिलिटी जो है उसका आप हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि हमारी 1001 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जिसके साउथ में सी है, और हमें पता है कि इंडिया हमारा असली दुश्मन है, तो हमारी सारी तैयारी इंडिया के अगेंस्ट है। इंडिया की 7000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। अच्छा। ईस्ट पे भी सी है, वेस्ट पे भी सी है, साउथ में भी सी है, चाइना से भी दुश्मनी है, बांग्लादेश से भी ताल्लुकात ख़राब हैं, श्रीलंका से भी ताल्लुकात ख़राब हैं। तो उन्होंने अपने अपने वो सारे इलाके भी देखने हैं, उनको वो खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये नहीं होगा कि सारी की सारी इंडियन नेवी उठ के आ जाए ठीक और है। पाकिस्तान नेवी के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो जाए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वही नेवी आएगी जो इस दफ़ा आई थी, ठीक है। और वो जो नेवी आई थी वो अपना काम नहीं कर सकी। तो इसका मतलब है कि अगली दफ़ा भी जब वो आएगी तो वो इसी हालत में होगी और पाकिस्तान नेवी भी इसी हालत में होगी। ठीक है। तो फ्रंट वो पहले नहीं खोल सके तो अभी भी वो नहीं खोल सकते, और अगर खोलेंगे तो उनको पता है कि आगे उनके पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स दोनों तैयार खड़ी हुई हैं। ठीक। तो वहाँ फैसला हो जाएगा, जैसे अभी हमने एयर में और लैंड में फैसला किया है, वाटर्स में भी हो जाएगा। जी। कई लोग ये कहते हैं कि इंडियन नेवी अगर आगे बढ़ती
तो शायद नेवी को भी वो एक बहुत बड़ी ट्रॉफी मिल जाती जो एयरफोर्स और आर्मी को मिली है। ठीक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देखें, इसको एक डिफरेंट एंगल से देखने की ज़रूरत है। इंडियन नेवी एक बहुत बड़ी नेवी है और उनके एम्बिशंस, उनके अज़ाइम भी बहुत ज़्यादा हैं। मैंने बताया कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, वो ब्लू वाटर नेवी बनना चाहते हैं, वो पूरी दुनिया में डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप इतनी बड़ी नेवी को एक छोटी नेवी आगे ना बढ़ने दे तो ये भी एक बहुत बड़ी ट्रॉफी है। जाहिर बात है कि वो हिम्मत ही नहीं पड़ी कि आगे आ जी, सकें। जी। आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग की बात कर रहे हैं, ये सेल्फ सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग कर लें तो वो ही बहुत है जी, फिलहाल तो जी, इनके जी, लिए। जी। ये जो आईएनएस विक्रांत है, ये मैं जैसे आपने ट्रॉफी की बात की, अगर नेक्स्ट खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता है कि इंडिया कोई फ्रंट खोलता है तो ये ट्रॉफी आप ले लेंगे इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आराम से? आराम से ले लेंगे, कोई दो राय नहीं। ये तो इस वक्त भी कई लोग हाथ मलते रह गए। अच्छा मिर्जा साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर हमारे जो मिजल्स हैं, जारी बात है, अगर जैसे बीवीआर की बात करते हैं एयरफोर्स में, तो अभी इंडक्ट हुआ, आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुई तो आपने बताया कि जो नेवी है हमारी, ये तो बीवीआर पे बहुत अरसे से चल रही है। जो शायद इसकी नीश ही इस तरह की है कि नेवी ने इसी तरह से काम करना होता है। जो हमारे मिजल्स, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी कैपेबिलिटी, इन सब चीज़ों को अगर मिलाते हैं तो हम क्या इंडियन नेवी को खड़े खड़े या आगे आते हुए वहीं पे डिस्ट्रक्शन से दो चार कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि समंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने एनिमी को, दुश्मन को कितना पहले ढूंढ लेते हैं। तो अगर आपने पहले ढूंढ लिया है तो उसके बाद आप बैठेंगे तो नहीं। तो उस ढूंढने का कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास उतनी रेंज का वेपन ना हो। ठीक है। देखिए ना, दुश्मन को जल्दी ढूंढने का फायदा तभी है जब आप उसे हिट कर जब सकें। आप उसे हिट कर सकें। तो अगर हम उनको पहले ढूंढ सकते हैं तो यकीनन हमारे पास फिर वो वेपन सिस्टम्स भी हैं जो उनको वहीं पे या आगे आने से रोक सकते हैं या वहीं पे डिपो सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारी स्ट्रेंथ है कि मतलब वो जहां पे भी खड़े हैं, अगर वो ऐसी हरकत करते हैं तो वही उनकी तबीयत साफ जी, करते जी हैं। बिल्कुल। ठीक है। एक जो मुझे बताइएगा कि पिछले दिनों तो नहीं, कुछ अर्सा पहले की वीडियो है, मैंने एक दफ़ा ये अपने हमारे वीलॉग में भी मैंने प्ले कर दी, मुझे बड़ा मज़ा आया था वो वीडियो देख के, कि कोई ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के शिप्स जा रहे हैं, वॉरशिप्स थे, और जैसे किसी मिशन से वापस आ रहे हैं, जैसे कोई यूएन का मिशन है या कुछ ऐसा लग रहा था, और इंडियन शिप के ऊपर ये खड़े हुए थे, वीडियो बना रहे थे इंडियंस, और पाकिस्तानी शिप आ रहा था, और वहाँ पे वीडियो बनाते बनाते इन्होंने कोई छेड़छाड़ की उनके साथ, तो जो पाकिस्तानी शिप था वो इस साइड पे आया, उसने रगड़ा दिया, रगड़ा दे के उस साइड पे निकल गया और इनकी चीखें निकल गई। ठीक है, ये इस तरह के वाकयात भी हो जाते हैं नेवी में? बहुत कम, अच्छा। बहुत कम होते हैं। देखिए, नेवीज जो है ना वो यूनिवर्सली बहुत ऑनर और एटिकेट्स वाली फोर्स हैं। जो नेवल ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, वो यूनिवर्सल हैं। अच्छा। अगर आप किसी भी शिप पे जाएंगे, पाकिस्तान नेवी का शिप ना हो लेकिन किसी भी नेवी का शिप हो, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप पाकिस्तान नेवी के शिप पे नहीं हैं, ठीक क्योंकि है। वो जो सारी ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। तो इस तरह के वाकयात बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत ही दुश्मन बदतमीज हो तो थोड़ा बहुत चल नहीं जाता फिर? कम। नहीं, नहीं, ये वाकयात अगेंस्ट नेवल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स है। हाँ, आपका ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप किसी जंग में दूबदू हैं, आपके पास कोई वेपन ख़त्म हो गए हैं और फिर आपके पास लास्ट हरबा यही है कि आप अपना शिप किसी को मार दें, तो वो एक अलग बात है, एक अलग सिचुएशन है। ठीक है। लेकिन नॉर्मली इस तरह से होता नहीं है सी में, और सी में रिस्पेक्ट की जाती है एक दूसरे की। आप नेवी ऑफिसर हैं, डिसिप्लिन्ड आदमी, आप तो जाहिर सी बात है कि इसी लिहाज से ही आप कहेंगे, हम लोग एक कॉमन पाकिस्तानी है, हम लोग जब इस तरह के सीन्स देखते हैं ना, कोई हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई इंडियन आके, और पाकिस्तानी नेवल शिप जा रहा है और उसने आके रगड़ा दिया और लेके निकल गया, तो हम तो नारे मारते हैं, हमें तो बड़ी खुशी होती है देख के, अच्छा दो चार दफ़ा और कर लो। अच्छा, एक और बड़ी मिथ्स हैं, अब ये आप चाहें तो बताइएगा, चाहें तो अपना बताइएगा, अगर कोई सीक्रेट्स हैं तो मैं नहीं जानता किस हद तक बताने चाहिए, कि जैसे आपने कहा कि उनकी सबमरीन्स आती हैं और हम डिटेक्ट कर लेते हैं, और जाहिर सी बात है जासूसी के लिए या डिप्लॉय होने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हो सकता है। पाकिस्तान भी ये करता है? पाकिस्तान की कभी ऐसा होता है कि हमारी सबमरीन जाके फेरा पूरा लगा के नीचे से उनके आ भी जाए और उन्हें पता ना चले? देखिए, ये हर सबमरीन की कैपेबिलिटी होती है कि वो दुनिया में कहीं भी जाना चाहे वो जा सकती है और बगैर डिटेक्ट हुए वापस आ सकती है। ये हर सबमरीन की कैपेबिलिटी है। अब आप उसको कैसे यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर है। ठीक है। कि किस टाइम में आपने उसको कहाँ रखना है, ये आपके नेवल कमांडर्स की स्ट्रेटजी होती है।
ठीक है। तो वो डिपेंड करती है टाइम टू टाइम कि आपने अपनी सबमरीन को कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे एम्प्लॉय करना है, किस वक्त पे उसको कहाँ होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपका असल ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस वक्त आपकी रेडीनेस क्या है। और रेडीनेस सिर्फ ये नहीं है कि आपकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो जाएं और स्टार्ट होके चलना शुरू हो जाएं। रेडीनेस ये होती है कि वो उस जगह पे होने चाहिए जहां उनकी ज़रूरत होगी उस टाइम में। तो ये जो नेवल प्लानर्स होते हैं, नेवल कमांडर्स होते हैं, ये बेसिकली अपने इस टाइम से आगे देख रहे होते हैं। ठीक है। कि अगर मुझे 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद मुझे कोई ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है तो मैंने अपने कौन से प्लेटफॉर्म किस जगह पे रखने हैं। ठीक है। तो दिस इज नेवल स्ट्रेटजी। मतलब ये स्ट्रेटजी में होता है, लेकिन अब ना हम पूछ सकते हैं और ना ही हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि ऐसा कभी हुआ होगा, लेकिन जो वॉर स्ट्रेटजीज होती हैं उसके अंदर तमाम चीज़ें प्लान की सब जाती हैं। प्लानिंग। अच्छा, आखिरी सवाल सर आपसे सिर्फ कि अभी आपने पूरा कॉन्फ्लिक्ट देखा और आप क्योंकि खुद सोल्जर हैं, आपको कुछ अंदाज़ा भी है कि इंडियन फोर्सेस कैसी हैं, पाकिस्तान फोर्स का तो आप खुद हिस्सा हैं। आपको लगता है कि मौजूदा ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए क्या इंडिया दोबारा ऐसी हरकत मुस्तकबिल करीब में कर सकता है? देखिए, जो उनको सबक मिला है ना इस वक्त, उसके हिसाब से तो उनको ये नहीं दोबारा करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो बार बार रट लगा रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त पॉज पर है और हम इसको रिज्यूम कर सकते हैं या करेंगे, तो ये ऐसी चीज़ है जिसको हमें सीरियस लेना चाहिए। हमें इसको ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। इंडिया ने हम पे अटैक किया तो उसकी मैं समझता हूँ दो वजूहात थी, दो फेलियर्स थे इंडियंस के पार्ट पे। पहला फेलियर ये था कि उनकी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है उसके दरमियान मुझे एक कम्युनिकेशन गैप लगता था। पॉलिटिकल लीडरशिप को ये नहीं अंदाज़ा था कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी एग्जैक्टली क्या है। तो उन्होंने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स वो सेट किए जो उनकी मिलिट्री अचीव नहीं कर सकती थी। ठीक है। आपने देखा होगा कुछ आवाज़ें भी उठी थी उनकी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से कि हम अभी तैयार नहीं हैं, तो फिर उन लोगों को रिमूव कर दिया। पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा कोई 100% आज़ाद नहीं होती पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सेट करने में। उसको नेशनल पावर या नेशनल कैपेबिलिटी को देखना पड़ता है। ठीक है। कि वो इस काबिल है कि मेरे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती कि नहीं, कोई मिस अलाइनमेंट तो नहीं है। तो ये एक उनका गैप था जो वो नहीं समझ सके और उन्होंने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स वो सेट कर दिए जो अचीव नहीं हो सकते थे। दूसरा जो उनका फेलियर था, मैं समझता हूँ, वो ये था कि जब आप किसी ऐसी कैंपेन में जाते हैं तो आप एक कंप्लीट इंटेलिजेंस असेसमेंट अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को प्रेजेंट करते हैं और उनको ये बताते हैं कि जो आपका दुश्मन है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं और वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और हमने कहाँ पे फिर जाके रुकना है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक फेलियर था इंटेलिजेंस का, जो ये नहीं असेस कर सके कि पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तानी डिप्लोमेसी, पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब कैसे प्ले करेगी और इनका क्या रिजल्ट निकले। वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान पॉलिटिकली पोलराइज्ड है, इकोनॉमिकली वीक है, मिलिट्री के अगेंस्ट शायद एक नैरेटिव है जो चल रहा है, मीडिया इनका फ़ौरन अपनी जो गन्स हैं उनका रुख कर लेगा पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की तरफ, तो हम बसानी इसको करके और ख़त्म कर देंगे और पाकिस्तान आगे से कुछ नहीं कर सकेगा। ठीक है। तो ये एक दो जो गलतियां थी, अगर अब वो इन दो गलतियों पे काबू पा लें और अपनी एक असेसमेंट सही कर सकें और अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन कर सकें मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ, तो फिर उनको ये देखना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे वो क्या कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हम दोनों का आमना सामना हो चुका है और एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स का हमें पता चल गया है, तो अब जो भी कुछ आगे अगर वो करना चाहेंगे तो वो ये नहीं होगा जो उन्होंने अभी किया। ठीक है। इससे कुछ प्लस होगा, कुछ डिफरेंट होगा और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। हम तैयार हैं। हम, मेरा ख्याल है कि आज क्या, हम तो 22 अप्रैल को भी तैयार थे। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम 22 अप्रैल को तैयार थे तो जाहिर बात है कि जितना टाइम गुजरता जाएगा हम वहाँ नहीं खड़े रहेंगे, हम उससे आगे हम भी आगे चल रहे हैं। ठीक है। तो आने दें उनको, अगर वो आते हैं तो फिर उनको देख लेंगे जिस डोमेन में भी वो आना चाहें।
ठीक है, ठीक है एडमिरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। नाजरीन, आपने आज का स्पेशल वीलॉग देखा, पूरा नेवी के बारे में था। हमने कोशिश की कि आपको ये बताएं कि जो हमारे साइलेंट गाइज हैं वो बोल नहीं रहे, लेकिन वो कॉन्फिडेंट कितने हैं, वो ताकतवर कितने हैं, तो यकीनन आज आपको मालूम हो गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।